ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 क्रमांक 4 सन 2009 नागरिकों की उनकी घरों पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए साधारण जन स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य की 59वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय के संक्षिप्त नाम प्रारंभिक संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, सिक्किम राज्य, जनजातीय क्षेत्रों के सिवा संपूर्ण भारत पर है। स्पष्टीकरण: इस धारा में जनजातीय क्षेत्रों से पद से संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 के नीचे सारणी के भाग 1, 2, 2 का 3 में क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य, मिजोरम राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं। तीसरा है, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। परिभाषाएं: इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ग्राम न्यायालय से धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय अभिप्रेत है। बी है, ग्राम न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्तर पर गठित स्वशासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। सी है, उच्च न्यायालय से निम्नलिखित अभिप्रेत है: किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। दूसरा है, उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि द्वारा विस्तारित की गई है। किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि द्वारा विस्तारित की गई है, वह उच्च न्यायालय। तीसरा है, किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य क्षेत्र के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न दांडिक अपील का शीर्ष न्यायालय। घा है, अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित व्यक्ति पद तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है हमारा, जिसमें ई है, न्यायाधिकारी से धारा 5 के अधीन नियुक्त ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। एफ, माध्यमिक स्तर पर पंचायत से संविधान के भाग 9 के उपबंधों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन माध्यमिक शिक्षा स्तर पर गठित स्वशासन की कोई संस्था किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अनुसूची से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। उन शब्दों और पदों के जो उसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम के परिभाषित नहीं है किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन संहिताओं में है। अध्याय 2 है, ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारियों और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय को परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी जिले में माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक पंचायत या माध्यमिक स्तर पर संसक्त पंचायतों के समूह के लिए, या जहां किसी राज्य में माध्यमिक स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां संसक्त ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी। दूसरा है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर ग्राम न्यायालय की अधिकारिता विस्तारित की जाएगी और किसी भी समय ऐसी सीमाओं को बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी या परिवर्तित कर सकेगी। तीसरा, उपधारा 1 के अधीन स्थापित ग्राम न्यायालय तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों को अतिरिक्त होंगे। चौथा है, ग्राम न्यायालय के मुख्यालय। प्रत्येक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उस माध्यमिक पंचायत के मुख्यालय में जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। पांचवा है, न्यायाधिकारी की नियुक्ति। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी। छठवां है, न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिए किए जाने के लिए तब तक अर्हत नहीं होगा जब तक वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र न हो। दूसरा है, किसी न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति, जनजाति, स्त्रियों तथा ऐसे अन्य वर्गों समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। सातवां है,
न्यायाधिकारी का वेतन भत्ते सेवा के संबंध में शर्तें। किसी न्यायाधिकारी को संदेह, वेतन और अन्य भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन शर्तें भी होंगी जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लागू हों। 8वां है न्यायाधिकारी का उन कार्यवाहियों की अध्यक्षता न करना जिसमें वह हितवद्ध न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय की उन कार्यवाहियों की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसका कोई हित है या वह विवाद की विषय वस्तु में अन्यथा अंतर्वलित है या उसका किसी कार्यवाहियों के किसी पक्षकार से संबंध है और ऐसे मामले में न्यायाधिकारी मामले को किसी अन्य न्यायाधिकारी को अंतरित किए जाने के लिए यथास्थिति जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय को भेजेगा। 9वां है न्यायाधिकारी का ग्रामों में चल न्यायालय लगाना और कार्यवाहियों का संचालन करना। पहला न्यायाधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का आवधिक रूप से दौरा करेगा और ऐसे किसी स्थान पर विचारण या कार्यवाही संचालित करेगा जिसे वह उस स्थान के निकट समझता है जहां पक्षकार सामान्यतः निवास करते हैं या जहां संपूर्ण वाद हेतु की उसका कोई भाग उत्पन्न हुआ है, परंतु जहां ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालय से बाहर चल न्यायालय लगाने का विनिश्चय करता है वहां वह उस तारीख और स्थान के बारे में जहां वह चल न्यायालय लगाने का प्रस्ताव करता है व्यापक प्रचार करेगा। दूसरा है राज्य सरकार ग्राम न्यायालय को राज्य सरकार ग्राम न्यायालय को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत अपने मुख्यालय से बाहर विचारण या कार्यवाही संचालित करते समय न्यायाधिकारी द्वारा चल न्यायालय लगाने के लिए वाहनों की स्थापना भी है। 10 ग्राम न्यायालय की मुद्रा। इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम न्यायालय न्यायालय की मुद्रा का उपयोग और ऐसे आकार बेमाओं में करेगा जो राज्य सरकार के अनुमोदन से उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए। अध्याय 3 है ग्राम न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार। ग्राम न्यायालय की अधिकारिता दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिता का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से और सीमा तक करेगा। 12 है दांडिक अधिकारिता। दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए ग्राम न्यायालय किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा। उस अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अधिनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा और अनुरोध से अधिक को प्रदान करेगा। दूसरा है उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राम न्यायालय राज्य अधिनियमों के अधीन ऐसी सभी अपराधों का भी विचारण करेगा या ऐसे अनुतोष प्रदान करेगा जो धारा 14 की उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। 13 है सिविल अधिकारिता। सिविल प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालय की निम्नलिखित अधिकारिता होगी। दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट वर्गों के विवादों के अधीन आने वाले सिविल प्रकृति के सभी वादों या कार्यवाहियों का विचारण करना। बी है उन सभी वर्गों के दावों और विवादों का विचारण करना जो धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार और उक्त धारा की उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित किए जाएं। दूसरा है ग्राम न्यायालय की धनी सीमा वे होगी जो उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से समय समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 14 अनुसूचित का संशोधन करने की शक्ति। जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है समीचीन है वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति पहली अनुसूची के भाग 1 भाग 2 दूसरी अनुसूची के भाग 2 में किसी मद को जोड़ सकेगी, उसका लोप कर सकेगी, उसे तदनुसार संशोधन किया गया समझा जाएगा। दूसरा उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। तीसरा यदि राज्य सरकार समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा यथास्थिति पहली अनुसूची के भाग 3 दूसरी अनुसूची के भाग 3 किसी मत को जोड़ सकेगी, उससे ऐसे किसी मत का लोप कर सकेगी जिसकी बाबत राज्य विधानमंडल विधियां बनाने के लिए सक्षम है और तदुपरि यथास्थिति पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची को तदनुसार संशोधन किया गया समझा जाएगा। चौथा है धारा 3 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। 15 परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध ग्राम न्यायालय विचारणीय वादों को लागू होंगे। 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 के उपबंध ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों के संबंध में लागू होंगे। 16 है
लंबित कार्रवाइयों का अंतरण यथास्थिति जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसी तारीख से जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाए अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी सिविल या दंडिक मामलों को ऐसे मामलों का विचारण या निपटारे करने के लिए सक्षम ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। दूसरा, ग्राम न्यायालय अपने विवेकानुसार उन मामलों का या तो पुनः विचारण कर सकेगा या उन पर प्रक्रम से आगे कार्रवाई कर सकेगा जिस पर वे उसे अंतरित किए गए थे। अनुसचिवीय अधिकारियों के कर्तव्य। राज्य सरकार ग्राम न्यायालय को उसके कृत्य के निर्वहन में सहायता करने के लिए उपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों को अवधारण करेगी और ग्राम न्यायालय को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह ठीक समझे। दूसरा है, ग्राम न्यायालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संदेह, वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। तीसरा है, ग्राम न्यायालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो समय समय पर न्यायाधिकारियों ने समनिर्देशित किए जाएं। अध्याय 4 है, दंडिक मामलों में प्रक्रिया। 18 है, दंडिक विचारण में अधिनियम का देरवी प्रभाव। इस अधिनियम के उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 74(2) या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे, किंतु इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय संहिता के उपबंध जहां वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा। ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अपनाया जाना। ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अपनाया जाना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 260 की उपधारा 1, 262 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए ग्राम न्यायालय अपराधों का विचारण उक्त संहिता के अध्याय 21 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप से करेगा और उक्त संहिता की धारा 262 की उपधारा 1, धारा 263, 65 के उपबंध जहाँ तक हो सके ऐसे विचारण को लागू होंगे। दूसरा है, जब संक्षिप्त विचारण के दौरान न्यायाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त विचारण करना अवांछनीय है तो न्यायाधिकारी ऐसे किसी साक्षी को पुनः बुलाएगा जिसकी परीक्षा हो चुकी है और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंधित विधि से मामले की पुनः सुनवाई के लिए अग्रसर होगा। 20 ग्राम न्यायालय के समक्ष सौदा विवाद। किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति उस ग्राम न्यायालय में जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है सौदा विवाद के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटारा करेगा। इस 21 ग्राम न्यायालय में मामलों का संचालन और पक्षकारों को विधिक सहायता सरकार की ओर से ग्राम न्यायालयों में दंडिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे। दूसरा है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए ग्राम न्यायालय के समक्ष दंडिक कार्रवाइयों में परिवादी ग्राम न्यायालय की इजाज़त से अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता को अभियोजन के मामले को प्रस्तुत करने के लिए खर्चे पर नियुक्त कर सकेगा। तीसरा है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करेगा और उसमें से कम 2
को प्रत्येक ग्राम न्यायालय के साथ लगाए जाने के लिए समनुदेशित करेगा, जिससे कि ग्राम न्यायालय द्वारा उसकी सेवाएं अधिवक्ता की नियुक्ति करने में असमर्थ रहने वाले पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा सके। 22 निर्णय का सुनाया जाना। प्रत्येक विचारण में न्यायाधिकारी द्वारा निर्णय विचारण के समाप्त होने के ठीक पश्चात या 15 दिन की अधिक ऐसी किसी पश्चातवर्ती समय में जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। दूसरा है, ग्राम न्यायालय अपने निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को तत्काल निःशुल्क देगा। अध्याय 5 है सिविल कार्रवाइयों में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। ग्राम न्यायालय का फेंकते यंत्र सिविल कार्यवाही में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम के उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे, किंतु इस अधिनियम में जैसा अव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय संहिता के उपबंध जहां तक भी इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। चौबीस सिविल विवादों में विशेष प्रक्रिया। तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक वाद, दावे या विवाद को ग्राम न्यायालय में ऐसे प्रारूप में, ऐसी रीति में और 100 रुपये से अधिक की ऐसी फीस के साथ जो उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से समय समय पर विहित की जाए, आवेदन करके संस्थित किया जाएगा। दूसरा है, जहां कोई बात, दावा या विवाद सम्यक रूप से संस्थित किया गया है, वहां ग्राम न्यायालय द्वारा उपधारा 1 के दिन किए गए आवेदन की प्रति के साथ विरोधी पक्षकार को ऐसी तारीख तक जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए हाजिर होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन जारी किए जाएंगे और उनकी तामील ऐसी रीति में की जाएगी जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए। तीसरा है, विरोधी पक्षकार द्वारा अपना लिखित कथन फाइल कर दिए जाने के पश्चात ग्राम न्यायालय सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और सभी पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजिर होने की सूचना देगा। चौथा है, सुनवाई के लिए नियत तारीख को ग्राम न्यायालय दोनों पक्षकारों को की उनकी अपनी अपनी दलीलों के संबंध में सुनवाई करेगा और जहां विवाद में कोई साक्ष्य अभिलिखित करना अपेक्षित नहीं है वहां निर्णय सुनाएगा और ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य अभिलिखित करना अपेक्षित है वहां ग्राम न्यायालय आगे कार्रवाई करेगा। 5वां है, ग्राम न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति भी होगी। व्यतिक्रम के लिए किसी मामले को खारिज करना, एक पक्ष की कार्रवाई करना, व्यतिक्रम के लिए खारिज किए जाने के लिए ऐसे आदेश या मामले की एक पक्षीय सुनवाई के लिए उसके द्वारा पारित किसी आदेश को अपास्त करना। 6वां है, किसी ऐसे आनुषंगिक विषय के संबंध में जो कार्रवाइयों के दौरान उत्पन्न हो, ग्राम न्यायालय ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जो वह न्याय के हित में ठीक और उचित समझे। 7वां है, कार्रवाइयाँ जहाँ तक व्यवहार हो न्याय के हितों से संगत होंगी और सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर उसके निष्कर्ष तक जारी रहेंगे जब तक कि ग्राम न्यायालय ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा सुनवाई को अगले दिन से परे स्थापित करना आवश्यक नहीं पाता है। 8 है, ग्राम न्यायालय उपधारा 1 के अधीन किए गए आवेदन का निपटारा उसके संस्थित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर करेगा। 9 है, प्रत्येक बात, दावे या विवाद में निर्णय ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई के समाप्त होने के ठीक पश्चात या 15 दिन से अधिक किसी पश्चातवर्ती समय में जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। 10वां है, निर्णय में मामले का संक्षिप्त विवरण अवधारण के लिए प्रश्न, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट होंगे। 11 है, निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को सुनाए जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर निःशुल्क प्रदत्त की जाएगी। 25 है, ग्राम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किसी बात के होते हुए ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को डिक्री समझा जाएगा और उसका निष्पादन ग्राम न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। दूसरा है, ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यथा उपबंधित किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। तीसरा है, डिक्री या तो उस ग्राम न्यायालय द्वारा जिसने उसे पारित किया या ऐसी किसी अन्य ग्राम न्यायालय द्वारा जिसे निष्पादन के लिए वह भेजी गई निष्पादित
की जा सकेगी। 26 सिविल विवादों की सुलह और समझौते के लिए प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य। प्रत्येक बात या कार्रवाई में ग्राम न्यायालय द्वारा प्रथम अवसर पर यह प्रयास किया जाएगा कि जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से असंगत ऐसा करना असंभव हो, वहां वह पक्षकारों की बात, दावे या विवाद की विषय वस्तु के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने में सहायता करें, उन्हें प्रेरित करे और उनमें सलाह कराए। और इस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए। दूसरा है, जहां किसी बात या कार्रवाई में किसी प्रकरण पर ग्राम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच समझौता की युक्तियुक्त संभावना है, वहां ग्राम न्यायालय कार्रवाइयों को ऐसी अवधि के लिए स्थापित कर सकेगा जिसे वह पक्षकारों के बीच ऐसा समझौता कराने का प्रयास करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए ठीक समझे। तीसरा है, जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाइयों को स्थगित किया जाता है, वह ग्राम न्यायालय अपने विवेकानुसार पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मामले को एक या अधिक सलाहकारों को निर्दिष्ट कर सकेगा। चौथा है, उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त सख्ती कार्रवाइयों को स्थगित करने की ग्राम न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके अल्पीकरण में होगी। 27 है, सलाहकार की नियुक्ति। धारा 26 के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए ग्राम स्तर पर या सत्यनिष्ठ रखने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जिसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव है जो राज्य उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए। 2 है, सलाहकारों को संदेह, बैठक फीस और अन्य भत्ते तथा उसके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्तें भी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। 28 सिविल विवादों का अंतरण अधिकार रखने वाले जिला न्यायालय किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर या जहां किसी एक ग्राम न्यायालय के पास काफी मामले लंबित हों या जब कभी वह न्याय के हित में ऐसा आवश्यक समझे, किसी ग्राम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को अपनी अधिकारता के भीतर किसी अन्य ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। अध्याय 6 है, कार्रवाइयों का राज्य की राजभाषा में किया जाना। ग्राम न्यायालय समक्ष कार्रवाइयां और उसका निर्णय जहां तक व्यवहार तो अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य की राजभाषाओं में किसी एक में होंगे। 30 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। ग्राम न्यायालय ऐसी किसी रिपोर्ट कथन दस्तावेज सूचना या विषय को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा जो उसकी राय में किसी विवाद को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए मैं उसकी सहायता करता हूँ, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्राह्य हो या नहीं। 31 है, मौखिक साक्ष्य का अभिलेख। ग्राम न्यायालय के समक्ष वादों या कार्रवाइयों में साक्ष्यों का साक्ष्य विस्तार से अभिलेखित करना आवश्यक नहीं होगा, किंतु न्यायाधिकारी जैसा कि प्रत्येक साक्ष्य की परीक्षा अग्रसर होती है, साक्ष्य द्वारा दिए गए सार का ज्ञापन अभिलिखित करेगा या अभिलिखित कराएगा और उस ज्ञापन पर साक्षी और न्यायाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह अभिलेख का भाग बनेगा। 32 से औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य का शपथ पत्र होना। किसी व्यक्ति का साक्ष्य जहां ऐसा साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और ऐसी सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालय के समक्ष किसी बात या कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। ग्राम न्यायालय यदि वह ठीक समझे बात या कार्रवाई के किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को बुला सकेगा, उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। अध्याय 7 है, अपीलें। दंडिक मामलों में अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य विधि में किसी बात के होते हुए ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से कोई अपील इसमें यथा उपबंधित के अनुसार ही होगी, अन्यथा नहीं। कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभियोग किया है और उसे उस अभियोग पर दोषी किया गया है। दूसरा, ग्राम न्यायालय ने केवल 1000 रुपये से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है। तीसरा, उपधारा 2 के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालय के किसी अन्य निर्णय, दंडादेश या आदेश से अपील सेशन न्यायालय को होगी। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय, दंडादेश, आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, परंतु सेशन न्यायालय 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील न करने में पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ। 5 है, उपधारा 3 के अधीन की गई किसी अपील की सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से 6 मास के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। 6वां है, सेशन न्यायालय अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान उस दंडादेश या आदेश के निलंबन का निर्देश दे सकेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है। 7वां, उपधारा 5 के अधीन सेशन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और सेशन न्यायालय के विनिश्चय से कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों को उपभोग करने से हम वर्जित नहीं करेगी।
34 है सिविल मामलों में अपील। सिविल प्रज्ञान संहिता 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या ऐसे आदेश से जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील जिला न्यायालय को होगी। ग्राम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील पक्षकारों की सहमति से नहीं होगी, जहां किसी बात, दावे या विवाद की विषय वस्तु की रकम मूल्य 1000 रुपये से अधिक है वहां नहीं होगी। विधि की उस प्रश्न की सिवा नहीं होगी जहां ऐसी बात, दावे या विवाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 5000 रुपये से अधिक है। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, परंतु जिला न्यायालय 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ था। 4 है उपधारा 1 के अधीन की गई किसी अपील की जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से 6 मास के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। 5वां, जिला न्यायालय अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान उस निर्णय या आदेश के निष्पादन पर रोक लगा सकेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है। 6वां है उपधारा 4 के अधीन जिला न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और जिला न्यायालय के विनिश्चय से कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32, 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपयोग करने से वर्जित नहीं करेगी। अध्याय 8 है प्रकीर्ण पद। 35 ग्राम न्यायालय को पुलिस की सहायता। ग्राम न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक पुलिस अधिकारी ग्राम न्यायालय की उसके विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। जब कभी ग्राम न्यायालय अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी सेवा को ग्राम न्यायालय की सहायता करने का निर्देश देगा तो वह ऐसी सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। 36 न्यायाधिकारियों और कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जब भी इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्य तो भारतीय दंड संहिता 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। 37 ग्राम न्यायालय का निरीक्षण। उच्च न्यायालय न्यायाधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ किसी न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक 6 माह में एक बार या ऐसी अन्य अवधि में जो उच्च न्यायालय विहित करे अपनी अधिकारिता के भीतर ग्राम न्यायालय का निरीक्षण करने और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए जो वह आवश्यक समझे तथा उच्च न्यायालय को रिपोर्ट देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अर्थ से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन की कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। 39 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा। विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात धारा 10 के अधीन ग्राम न्यायालय की मुद्रा प्रारूप और विमाएं। 24 की उपधारा 1 के अधीन वाद दावा कार्रवाइयाँ संस्थित किए जाने के लिए प्रारूप, रीति और फीस। 24 की 2 के अधीन विरोधी पक्षकार पर तामील की रीति। 27 की 1 के अधीन सुलहकारों की अर्हताएं, अनुभव। 37 के अधीन ग्राम न्यायालय के निरीक्षण के लिए अवधि। उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। विशिष्टता पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी यकीनी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात 17(2) के अधीन ग्राम न्यायालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को संदेह, वेतन, भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें। 27(2) के अधीन सुलहकारों को संदेह, बैठक फीस, अन्य भत्ते तथा उनके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्तें। 3 है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। पहली अनुसूची है भारतीय दंड संहिता 1860-45 के अधीन अपराध आदि। तो ऐसे अपराध तो ये पहली अनुसूची है, इसे देख लेना, इतना कुछ खास नहीं है। और ये दूसरी अनुसूची है। अब
मोटी देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का विस्तार तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य और जनजातीय क्षेत्रों की सेवा संपूर्ण भारत पर है। आंसर नंबर डी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 किस तारीख को प्रवर्तित हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 2009। आंसर नंबर बी। तीसरा है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की कौन सी धारा के अधीन ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो 3A के तहत की जाती है। पहला वाला, ग्राम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा। बी वाला, पांचवा है, ग्राम न्यायालय की स्थापना किसके परामर्श से की जाती है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। छठवां है, ग्राम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो उपरोक्त आ और बा सही है, मतलब सी वाला सही है। उच्च न्यायालय उच्च माध्यमिक पंचायत के मुख्यालय में जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है, ऐसे स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये हमारे दोनों ही सही हैं। सातवां, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 5 के अधीन न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार। न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 8, न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो उच्च न्यायालय के। वही व्यक्ति न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हो। सी वाला सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 7 के अनुसार किसी न्यायाधिकारी को संदेह, वेतन और अन्य भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लागू हों। 11, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की कौन सी धारा न्यायाधिकारी को उन कार्रवाइयों की अध्यक्षता करने से रोकती है जिसमें वह हितबद्ध है? 11 का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर पहला है आ, धारा 8। 12 है, ग्राम न्यायालय है तो ग्राम न्यायालय है एक चलित न्यायालय। बी आंसर सही है। 13 है, ग्राम न्यायालय की मुद्रा का उपयोग ऐसे आकार और विमानों में करेगा जो विहित किया जाए, तो राज्य सरकार के अनुमोदन से उच्च न्यायालय द्वारा विहित किया जाए। 13 हमारा सही है। 14 है, ग्राम न्यायालय को अधिकारता होगी। तो ग्राम न्यायालय को अधिकारता होगी उपरोक्त दोनों मामले में, सिविल और दांडिक। 15, ग्राम न्यायालय अपनी दांडिक अधिकारता का प्रयोग करते हुए किसी परिवार पर पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। तो उपरोक्त आ और बा, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा। उस अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अधिनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा और अनुच्छेद से अधिक विहित प्रदान करेगा। 16 है, ग्राम न्यायालय की सिविल अधिकारता होगी। तो ये भी दोनों सिविल अधिकारता पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट के विवादों के अधीन आने वाले सिविल प्रकृति के सभी वादों या कार्रवाइयों का विचारण करना, उन सभी वर्गों के दावों और विवादों का विचारण करना जो धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा और उक्त धारा की 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ग्राम न्यायालय की धनी सीमाएं। ग्राम न्यायालय की धनी सीमाएं 17 है। तो उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से पहला वाला, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग 1 और 2 अथवा दूसरी अनुसूची के भाग 2 में संशोधन कौन कर सकेगा? तो केंद्रीय सरकार कर सकेगी। 18 का पहला। 19 से, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग 3 अथवा दूसरी अनुसूची के भाग 3 में संशोधन कौन कर सकेगा? तो राज्य सरकार कर सकेगा। 20 से, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण वादों को उपरोक्त आ और बा दोनों लागू होंगे। परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध लागू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा के उपबंध लागू होंगे। 21 से, जिला न्यायालय एवं सेशन न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी सिविल या दंडिक मामलों को ऐसे मामलों का विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेंगे। ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेंगे, पहला वाला है। 22 से, जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय के अंतरित हुए मामलों का ग्राम न्यायालय
सी वाला है अपने विवेकानुसार उपरोक्त आ और बा पुनः विचारण कर सकेगा और उस क्रम से आगे कार्रवाई कर सकेगा। 23 है दंडिक अधिकारिता का प्रयोग करते समय ग्राम न्यायालय को समझा जाएगा तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा। बी वाला सही है। 23 हो गया। 24 है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की कौन सी धारा में यह उल्लेखित है कि ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो धारा 19 में बताया गया है संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अपनाया जाना। पच्चीस है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की किस धारा के अंतर्गत सक्षम सौदा अविभाग की अवधारणा का प्रावधान है? तो धारा 20 के तहत। 26 है ग्राम न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा सौदा विभाग के लिए आवेदन फाइल किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय के समक्ष दंडिक कार्रवाइयों में सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। 28 है ग्राम न्यायालय के समक्ष दंडिक कार्रवाई में परिवादी तीसरा सही है ग्राम न्यायालय की इजाज़त से अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। 29 प्रत्येक विचारण में न्यायाधिकारी द्वारा निर्णय विचारण के समाप्त होने के ठीक पश्चात या 15 दिन से अनधिक ऐसी किसी पश्चातवर्ती समय में जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, मतलब 15 दिन। आंसर नंबर बी। 30 ग्राम न्यायालय के समक्ष बात दावे या विवाद को ऐसी प्रारूप में ऐसी रीति में और 100 रुपये से अधिक की ऐसी फीस के साथ आवेदन करके संसद किया जाएगा जो विहित किया जाए। तो राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा जो विहित किया जाए। 30 का पहला। 31 ग्राम न्यायालय के समक्ष धारा 24 के अधीन किए गए आवेदन का निपटारा उसके संसद किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? तो 6 माह के भीतर किया जाएगा। डी वाला सही है। 32 ग्राम न्यायालय द्वारा निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को निर्णय सुनाए जाने की तारीख से 3 दिन के भीतर निःशुल्क परिदत्त की जाएगी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की कौन सी धारा सिविल विवादों की सुलह और समझौते के लिए प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य विहित करती है? तो ये धारा 26 करती है। 34 सुलहकारों के रूप में नियुक्ति के लिए ग्राम न्यायालय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों वाला पैनल किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो जिला न्यायालय द्वारा। 34 सुलहकारों के रूप में नियुक्ति के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों वाला पैनल किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से जिला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 35 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 28 द्वारा एक ग्राम न्यायालय से दूसरे ग्राम न्यायालय को मामला अंतरित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये जिला न्यायालय को प्रदान की गई है। 36 ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ और उसका निर्णय जहाँ तक व्यवहार हो अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य की राजभाषाओं में से किसी एक में होगा। 36 का हमारा सी है। 37 ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय दंडादेश या आदेश से कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जहाँ उपरोक्त आ और बा जहाँ किसी अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का विभाग किया है उसे उस अविभाग पर दोष सिद्ध किया गया है। ग्राम न्यायालय ने केवल 1000 रुपये से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है। अर्थ से ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में पारित निम्नलिखित में से किस दंडाज्ञा के विरुद्ध अपील नहीं होगी? तो 1000 रुपये से कम का केवल अर्थदंड है तो अपील नहीं होगी। 39 से दंडिक मामलों में ग्राम न्यायालय के अधीन किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी? तो दंडिक मामले में सत्र न्यायालय को अपील होगी। आंसर नंबर बी। 40 से ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में किए गए दंडादेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी? तो सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
ग्राम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में किए गए दंडादेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी? तो सत्र न्यायालय में की जाएगी। 41 दंडिक मामलों में ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध अपील कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी? तो 30 दिन के भीतर की जाएगी सत्र न्यायालय में। और कितने दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर की जाएगी। 42 से यदि ग्राम न्यायालय द्वारा किसी सिविल मामले में 10,000 रुपये से अधिक राशि के दावे में कोई निर्णय या आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील कितनी अवधि में प्रस्तुत की जाएगी? तो 30 दिन में की जाएगी। 43 से सेशन न्यायालय अपील फाइल करने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा? तो 6 माह में करेगा। 44 से सिविल मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी? तो सिविल मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी? तो जिला न्यायालय को होगी। 45 से ग्राम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील उपरोक्त सभी पक्षकारों की सहमति से नहीं होगी। जहां किसी बात, दावे या विवाद की विषय वस्तु की रकम या मूल्य 1,000 रुपये से अधिक है वहां नहीं होगी। विधिक से उस प्रश्न की सिवा नहीं होगी जहां ऐसी बात, दावे या विवाद की विषय वस्तु रकम 5,000 रुपये से अधिक है। 46 से ग्राम न्यायालय के निर्णय आदेश की तारीख से कितनी अवधि के भीतर अपील की जाएगी? तो अपील 30 दिन के भीतर की जाएगी। 47 से जिला न्यायालय अपील फाइल करने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगा? तो 1 वर्ष में उसका निपटारा किया जाएगा। 48 से ग्राम न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्यरत प्रत्येक पुलिस अधिकारी ग्राम न्यायालय की सहायता करने के लिए आबद्ध है। पहला वाला। 49 से ग्राम न्यायालय का निरीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय प्राधिकृत करेगा। तो किसे प्राधिकृत करेगा? जिला न्यायाधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ किसी न्यायिक अधिकारी को। 49 का पहला वाला सही है। 50 से ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय को है। 50 का सी वाला। ये हमारे आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।